वेलकम टू SSIC कनकपुर। आज स्टूडेंट्स, जैसा कि कोरोना वायरस पूरे देश में छाया हुआ है, कोरोना वायरस के कारण पूरा देश परेशान है। इस परेशानी के कारण लगभग 1.5 महीने से विद्यालय बंद चल रहे हैं। तो हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य जी ने ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ कर दिए हैं। ऑनलाइन क्लासेस में जैसा कि मुझे मिला है आज इंग्लिश पढ़ाने के लिए, तो इंग्लिश का सिलेबस देखिए, इंग्लिश पढ़ाने के लिए तो मिला हुआ है। अब यह है कि जहाँ आप लोग क्लास अटेंड करते थे कक्षा में बैठकर, जो रोमांच आता था, रोमांच तो उतना नहीं है, लेकिन फिर भी रोमांच आएगा, ऐसी बात नहीं है। रोमांच में कोई कमी नहीं होगी। तो सब ये जैसे मैंने आपको क्लास में पढ़ाते पढ़ाते जरूर बताते थे कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ना ही मामा से काना मामा तो भल है, नहीं कुछ मिल रहा है तो कुछ तो मिलेगा। आप लोग ऑनलाइन उसको देखेंगे, कम से कम आपका जो समय बर्बाद होता है वो समय तो बर्बाद नहीं होगा। तो देखिए, हम इंग्लिश में 12th स्टूडेंट्स को आज पढ़ाना चाहते हैं ग्रामर के विषय में। तो ग्रामर में क्या है, आपका पहले इंटरमीडिएट का ग्रामर का कोर्स है, सिलेबस है। फर्स्ट है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन आर स्पीच। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन आर स्पीच। दूसरा है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। तीसरा आपका है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। चौथा है सिंटैक्स आर रूल्स फॉर करेक्शन। और पांचवा है वैबुलरी। वैबुलरी में और क्या आता है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोफोन्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। 6 आपका है इडियम्स एंड फ्रेजेस। और 7 है ट्रांसलेशन। और 8th है एसे। और 9th है अनसीन पैसेज। ये आपका केवल ग्रामर पोर्शन है। सभी स्टूडेंट इसको जरूर समझेंगे, इसको थोड़ा ध्यान देंगे, गौर करेंगे। आप घर पे रहेंगे तो अपने से कम ये जरूर समझेंगे कि आपके पास बुक होंगी, ग्रामर की किताबें। मैंने जैसे कहा कि आप लोगों को 11th वालों को भी बताया था, 9th वालों को भी मैंने बताया, सबको बताया था कि ग्रामर की बुक खरीद लें। तो सब लोग अलग अलग राइटर की किताब जरूर रखे होंगे अपने घर पर। तो घर पे देखेंगे आपको सिलेबस जरूर मिल रहा होगा। उस सिलेबस से ये पूरा, इसमें 9 प्रकार के मैथ क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें पहले देखिए आपको दिया है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है पिछली कक्षाओं, फिर भी इसके विषय में बताऊंगा। दूसरा है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, मैंने इसको भी पढ़ाया 11वीं में। और ट्रांसफॉर्मेशन नहीं पढ़ाए थे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस आपको 12th में मिलेगा। और बाकी जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिपीट होगा, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस रिपीट होगा, सिंटैक्स आर रूल्स फॉर करेक्शन, इसको भी पढ़ाया जाएगा। वैबुलरी में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स को बताया गया था, लिखवाया गया था, आपको लर्न भी करवाया गया था। वन वर्ड था, होमोफोन्स था। इडियम एंड फ्रेजेस भी आप लोगों को मैंने पढ़ाया था। ट्रांसलेशन भी आप लोगों को करवाया गया था। आप लोगों को प्रत्येक टेंस बताया गया, टेंस से संबंधित और जो भी रूल थे उसके विषय में बताया गया। तो ट्रांसलेशन के ही अंतर्गत आता है। आप उस रूल को जो है अपने घर पर पढ़ते रहेंगे अपने बुक के माध्यम से। एसे राइटिंग भी आप लोगों को बताया गया था, एसे राइटिंग बोलते हैं इसको। फिर अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज तो ऐसा है कि जो अपठित गद्यांश से कहीं से भी आ सकता है। कोर्स की कोई बात नहीं है कि प्रोज की तरह आपका सिलेबस कंफर्म है। कोई भी कहानी दे देता है, उस कहानी के माध्यम से आप अनसीन पैसेज को बना सकते हैं, उसका एक्सप्लेन करना होता है। तो चलिए देखिए, हम सबसे पहले आप लोग का ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस विषय में बताएंगे। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं, सभी छात्र जो वीडियो हमारा शेयर कर रहे हैं, इस सिलेबस को पूरा उतार लेंगे। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस विषय में बताऊंगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस बच्चों क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का अर्थ जान लीजिए क्या होगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का अर्थ होता है रूप परिवर्तन। रूप परिवर्तन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का अर्थ होता है रूप परिवर्तन। तो रूप परिवर्तन का मतलब क्या होता है, वैसे तो माने अब रूप परिवर्तन का अर्थ भी माने सभी बच्चे जानते हो, ऐसी बात नहीं है। तो रूप परिवर्तन का मतलब होता है कि वाक्य परिवर्तन हो जाए लेकिन अर्थ परिवर्तन न हो।
माने यहाँ पर रूप उसका परिवर्तन हो जाए, चेहरा जैसे आपका परिवर्तन हो जाता है, आप किसी का रोल अदा करते हैं तो आपका रूप परिवर्तन हो जाता है। आप किसी का भी अभिनय करते हैं, इस समय देखते हैं जैसे आप धारावाहिक देखते हैं, रामायण आ रहा है तो राम का रोल अदा करने वाला, रावण का रोल अदा करने वाला, सबका रूप परिवर्तन हो जा रहा है, लेकिन अर्थ परिवर्तन अर्थात उनके अंदर जो भूमिका है वो अपना रोल अदा ही करेंगे, लेकिन जिस रूप में है वो तो बदल ही जाएगा। तो देखिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज में रूप परिवर्तन आता है। तो एक तो आता है एडवर्ब टू का प्रयोग, इसके जस्ट बात आता है जैसे पैसिव वॉइस। तो मैं पैसिव वॉइस तो आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, तो आज पहले पैसिव वॉइस के ही विषय बताएंगे। तो पैसिव वॉइस में आपके जैसे पहले वॉइस, ये वॉइस है, और वॉइस का अर्थ क्या होता है इसको जानना जरूरी है। तो वॉइस मीन्स होता है वाच्य, वॉइस मीन्स होगा वाच। वॉइस, व्हाट टाइप्स ऑफ वॉइस, वॉइस कितने प्रकार का होता है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस। फर्स्ट है एक्टिव वॉइस, सेकंड है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस का अर्थ जान लीजिए और पैसिव वॉइस का भी अर्थ जान लीजिए, क्योंकि अर्थ जानना, हम हिंदुस्तान में है तो हम टोटल इंग्लिश बोलने वाले नहीं है, समझने वाले नहीं है, इसलिए इसका अर्थ जानना बहुत जरूरी होता है। यहाँ वॉइस मीन्स वाच बताए, अब यहाँ एक्टिव वॉइस है तो एक्टिव वॉइस का अर्थ होता है कर्तवाच। एक्टिव वॉइस मीन्स कर्तवाच, पैसिव वॉइस मीन्स होगा कर्मवाच। कर्तवाच, कर्मवाच। एक्टिव वॉइस में आप लोगों को ट्रांसलेशन के विषय में बताया गया है, आप लोगों ने 9th में पढ़ा, 10th में पढ़ा, 11th में पढ़ा। तो एक्टिव वॉइस में आप लोग जानते हैं हर रूल आते हैं। तो हर रूल में जैसे मुख्य रूप से आपका 12 टेंस होता है, 12 टेंस के अंतर्गत होते हैं जो एक्टिव वॉइस बोला जाता है। तो ये है आपके 12 टेंसेज, ये है आपके एक्टिव वॉइस। अब जैसे एक्टिव वॉइस मींस कर्तवाच, अब इसके बाद जैसे पैसिव वॉइस आ गया, तो पैसिव वॉइस में 8 टेंसेज होगा। ये देखिए एक्टिव वॉइस में 12 टेंस, पैसिव वॉइस में 8 टेंस होता है। अब इसमें से देखिए 12 टेंस का नाम आप लोगों को याद होगा, हम फिर भी रिवीजन कर दे रहे हैं। आपका 3 इंडेफिनिट होगा, 3 कॉन्टिन्यूस होगा, 3 परफेक्ट होगा, 3 परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा, 3 परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो 3 चौके 12 होता है, कुल 12 टेंस होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये आपके हो गए 12 टेंस। और इसमें से देखिए इसमें 12 टेंस है, लेकिन पैसिव वॉइस में 4 टेंस कौन है जिनका प्रयोग नहीं होता है? 4 टेंस। और कौन से ऐसे टेंस हैं जिसमें कहा पैसिव वॉइस उनका परिवर्तन नहीं होता है? उनका नाम सुन लीजिए। जैसे कहा है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इन 4 टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। बनता किसका उसका भी नाम सुन लीजिए। 3 इंडेफिनिट, 2 कॉन्टिन्यूस, 3 परफेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये हो गए आपके 8 टेंस। ये 8 टेंस का पैसिव वॉइस बनता है। देखिए जिन छात्रों को न समझ में आया है, मैंने टेंस का नाम लिख दिया है, जैसे मैंने बोला, हो सकता है किसी को न सुनाई दिया है, बार बार जैसे कहा वीडियो चलाएंगे उसको, तो देखिए उनका नाम भी लिख दिए हैं। पूरे 12 टेंस का मैंने नाम लिखा, ये माने पूरे 12 टेंस हो गए जो एक्टिव वॉइस के थे, और पैसिव वॉइस में 8 टेंस है। तो देखिए पैसिव वॉइस किस टेंस का नहीं बनेगा उसका मैंने यहाँ देखिए चिन्हित किया है। जैसे है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो ये नो चेंज इनटू पैसिव वॉइस। उसके बाद है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका भी नो चेंज होगा। फिर इसके बाद में आइए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, नो चेंज है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, नो चेंज है। इनका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ये सभी स्टूडेंट्स को उतार लेंगे अपने कॉपी में, नोट्स बना लेंगे इसके लिए। अब इसके बाद चलिए चलते हैं हम फर्स्ट। अब टॉपिक आप लोगों को पढ़ाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के विषय में। यह मेन टेंस है, यही शुरुआत करेंगे। तो फर्स्ट टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जैसे एक्टिव वॉइस में आप लोग अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव भी करके बनाते हैं, सेम उसी प्रकार से पैसिव वॉइस का भी रूल है। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, ये 60 में लिख दे रहे हैं एएस। ए का मतलब अफर्मेटिव, एस का मतलब सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस सब लोग जानते हैं कि सकारात्मक वाक्य, जिसको कहते हैं साधारण वाक्य। रूल क्या है देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस का? रूल इसका है सब्जेक्ट
ये देखिए सब्जेक्ट, यस का मतलब सब्जेक्ट होगा। फिर इसके बाद इसका इसमें सहायक क्रिया इज, एम, आर। इज एम आर वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट इज एम आर वर्ब का थर्ड फॉर्म, ईटीसी प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। यही आपका फार्मूला है, इसी रूल से अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा। ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ईटीसी प्लस बाई सब्जेक्ट। एग्जाम्पल में देखिए क्या है इसमें, एज में। अब इसमें सेंटेंस देते हैं। फर्स्ट सेंटेंस इसमें यही है, जैसे आई राइट अ लेटर डेली। ये आपका एक्टिव वॉइस है, आई राइट अ लेटर। अब आई राइट अ लेटर में देखिए पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब क्या है। हो सकता है कुछ स्टूडेंट ना समझना इसको, ये कि हर एक बात बता दे रहे हैं। इसलिए देखिए सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, अ लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है, डेली क्या है, ईटीसी। अब देखिए ये एक्टिव वॉइस है, यहां मैंने चिन्हित कर दिया कि एक्टिव वॉइस है। अब इसका पैसिव वॉइस हमको बनाना है। जब पैसिव वॉइस चेंज इनटू पैसिव वॉइस, क्योंकि इस बार भी आया था बोर्ड की परीक्षा में, पैसिव वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन चेंज करने को आया था, इसलिए मैंने पहला टॉपिक यही पैसिव वॉइस का ही उठाया है। आई राइट लेटर है डेली, तो पैसिव वॉइस जब चेंज करेंगे तो देखिए रूल में क्या है, आप मैथ को हल करते हैं विदाउट रूल का नहीं होता है, तो हमारे इंग्लिश में भी विदाउट रूल का नहीं होगा। तो पहले ऑब्जेक्ट दिया है, इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ है, देखिए ऑब्जेक्ट, इसका मतलब है कि सर्वप्रथम हम इसी को लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अ लेटर, अ लेटर हो गया। अब इसके बाद रूल में क्या है, इज एम आर। इज एम आर तीनों में कौन प्रयोग होगा। अब देखिए ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर नाउन है, अर्थात एक वचनकर्ता के साथ एक वचन की क्रिया भी लगती है। तो इज हमारा सिंगुलर है, आर जो है प्लूरल है, और ये एम कॉमन में है, जिसमें ये केवल आई के साथ प्रयोग होता है। अ लेटर इज, अर्थात अ लेटर के साथ क्या लगा, इज लगा। अब इज के बाद देखिए तीनों में से एक प्रयोग हो गया। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म मांग रहा है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा। अब वर्ब है कहाँ इसमें, ये है, देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब इसी को थर्ड फॉर्म में ले जाइए, तो राइट सेकंड फॉर्म होगा रोड, थर्ड फॉर्म होगा रिटेन। तो यहां हो गया क्या, रिटेन। अ लेटर इज रिटेन। अब इसमें क्या कर रहा है, ईटीसी। तो ईटीसी इसमें दिखाई दे रहा है, देखिए डेली, तो यहां लिख देंगे डेली, जैसा है वैसे सेम लिख देंगे। अब कर रहा है बाई, तो बाई इसमें पहले से ही है, तो बाई से यही उतार देंगे। अब सब्जेक्ट मांग रहा है, सब्जेक्ट हमारा सबसे शुरुआत में प्रारंभ में दिया है आई, तो अब यहाँ आई का क्या हो जाता है, बाई मी। ये हमारा हो गया पैसिव वॉइस। अब सोच रहे होंगे कि मी कहां से आ गया, यहां तो आई था, यहां मी हो गया। इसका मतलब होता है प्रोनाउंस चेंज इनटू प्रोनाउंस होता है। तो प्रोनाउंस का परिवर्तन कैसे होता है, जैसे अगर आई अगर किसी में आ गया तो इसका हो जाता है बाई मी, अगर वी अगर आ गया तो इसका हो जाता है बाई अस, अगर यू अगर आ गया तो इसका हो जाएगा बाई यू, दे का होगा बाई देम, ही आएगा सब्जेक्ट तो इसका हो जाएगा हिम, सी अगर आएगा तो इसका हो जाएगा हर, अगर हु आता है तो इसका होगा हूं। तो देखिए अगर सब्जेक्ट के रूप में अगर आई आया तो लास्ट में जब जाएगा बाई के पास में तो आई का बाई मी होगा, वी का बाई अस होगा, यू का बाई यू होगा, दे का देम होगा, ही का हिम होगा, सी का हर होगा और हु का हुम होगा। अब देखिए इतना समझ में आ गया, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब जरूर सब हर स्टूडेंट ध्यान देंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ईटीसी अगर इतना जानते रहेंगे तो इस रूल में आराम से सेट कर लेंगे। अब इसी के बाद जैसे इसका नेगेटिव चेंज करना है, इसी सेंटेंस को हम लेते हैं, एक ही सेंटेंस को लेते हैं, इसका नेगेटिव चेंज कर देते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, देखिए नेगेटिव सेंटेंस आ गया। रूल में परिवर्तन क्या हो रहा है, जरा सा परिवर्तन हो रहा है, केवल इसमें नॉट की जरूरत है। ऑब्जेक्ट इज एमआर प्लस नॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो जब नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे, इसी सेंटेंस को हम ले लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, जैसे आई राइट ए लेटर, चलिए ही लिख देते हैं, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट इन द फील्ड। ये आपका हो गया एक्टिव वॉइस।
ही डज नॉट प्ले क्रिकेट इन द फील्ड। अब इसी का जब बनाएंगे पैसिव वॉइस में तो सर्वप्रथम करा ऑब्जेक्ट। अब देखिए अब चिन्हित नहीं कर रहे, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, ये प्ले आपका वर्ब है, इस जो वर्ब होगा वर्ब के जस्ट बाद जो आता है वही ऑब्जेक्ट होता है, तो आपको हो गया ये क्रिकेट। क्रिकेट। अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए क्या लगाएंगे, इज, क्रिकेट इज। अब इसके बाद में नॉट कर रहा है तो नॉट लगा देंगे। नॉट लगाने के बाद प्ले का थर्ड फॉर्म वर्ब है, यही प्ले का थर्ड फॉर्म होता है प्लेड। अब इसके बाद में ईटीसी कर रहा है, ईटीसी इसमें कौन है, इन द फील्ड, तो यहां लिख देंगे इन द फील्ड। बचा क्या इसमें, बाई, बाई पहले से ही ऑलरेडी से लिखा गया है तो बाई लिख देंगे। अब यहां देखिए आ गया ही, अभी अभी लिखे थे इसके पहले, तो ही का क्या हो जाएगा, हिम। ये हो गया आपका पीवी, अर्थात इसको कहते हैं पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ये आपका निगेटिव। एक एक एग्जांपल दे रहे हैं, बाकी आप लोग खुद ही इसको समझेंगे, हम एक्सरसाइज करके बोल भी देंगे इसमें। अब देखिए इसके बाद इंट्रोगेटिव बताने जा रहे हैं, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या है, तो इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। अब देखिए रूल क्या है, अब जो ऑब्जेक्ट हमारा पहले पोजीशन पे था, अब वो ऑब्जेक्ट हमारा आ गया सेकंड पोजीशन पर, दूसरे स्थान पर। जो ऑब्जेक्ट पहले था उसको हम पहले बाद में कर दिए, और इस जयमार जो हमारा हेल्पिंग वर्ब था वो पहले हो गया। तो अब देखिए इसी प्रकार से हम इसका एग्जांपल भी बदल जाएगा। जैसे लिख रहे हैं कि डू वी नॉट ईट मैंगोज, डू वी नॉट ईट मैंगोज। अब देख रहे हैं इसमें ऑब्जेक्ट पहले इज़ेमार मांग रहा है, तो ऑब्जेक्ट पहले तलाश करेंगे, ऑब्जेक्ट इसमें है कौन, ये मैंगोज इसका ऑब्जेक्ट है, तो मैंगोज प्लूरल है, इसलिए इसमें इज़ेमार में से क्या लगेगा, आर। तो हम लगा देंगे आर का उपयोग कर देंगे। आर लगाने के बाद क्या करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट मांग रहा है, तो ऑब्जेक्ट हमारा है कौन, मैंगोज। अब लिखेंगे हम मैंगोज, आर मैंगोज। फिर क्या है, नॉट, देखिए नेगेटिव है तो यहाँ नॉट लगा देते हैं। अब क्या कर रहा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसमें वर्ब है कौन, ये है वर्ब, इसी का थर्ड फॉर्म बनाना होगा। ईट का थर्ड फॉर्म होता है ईटेन, तो आर मैंगोज नॉट ईटेन। इसमें ईटीसी कर रहा है, ईटीसी इसमें है ही नहीं, तो अपन इस कहां से देंगे, तो डायरेक्ट लिख देंगे बाई, और उसके बाद वी का क्या होता है, अभी लिखे थे अस हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद एग्जांपल देते हैं इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस बी का। इसमें इंट्रोगेटिव ए और इंट्रोगेटिव बी में रूल में क्या अंतर है, देखिए इसमें रूल में ये होता है, इसमें क्वेश्चन वर्ड आपका बढ़ जाएगा, इसमें होगा क्या, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बाद यही रूल फॉलो करेगा, पहले जैसे है सेम वैसे ही रहेगा, इज, एम, आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटीसी प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ये रूल हो गया हमारा, क्वेश्चन वर्ड, इज, एम, आर, ऑब्जेक्ट, नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटीसी प्लस बाई सब्जेक्ट। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड, मुख्य रूप से इसमें क्वेश्चन वर्ड ही है, तो क्वेश्चन वर्ड की संख्या होती है 11। 11 है कौन कौन, देखिए देखते हैं। पहले से हमारा होता है व्हाट, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, whom, who, how many, how much। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें बचा क्या, अभी जैसे बचा है आपका विच, विच, और इसके बाद बचा हुआ आपका हुज। ये कुल 11 क्वेश्चन वर्ड हैं, और 11 क्वेश्चन वर्ड सबका पैसिव वॉइस चेंज होगा। व्हाट, वाई का, व्हेन का, वेयर का, हाउ का, हुम का, हु का, हाउ मेनी, हाउ मच, विच, हुज। लेकिन देखिए जैसे वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, ये जितने 4 क्वेश्चन वर्ड है इनका एक तरह से पैसिव वॉइस बनता है, माने इसमें जो रूल है सेम फॉलो करेगा। लेकिन व्हाट में क्या होता है, व्हाट में स्वयं ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है, और ये पैसिव वॉइस विदाउट ऑब्जेक्ट का बनेगा भी नहीं, ये भी बात है। तो इसमें व्हाट जो होता है स्वयं ऑब्जेक्ट होता है, व्हाट जो होगा ये स्वयं ऑब्जेक्ट होगा, ये अपने स्थान पड़ा रहेगा, ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा इसमें। तो ऑब्जेक्ट छोड़कर बाकी का नेगेटिव है, इसको रख करके बाकी जैसा वैसे लिखेंगे।
बाकी ये जो है वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, इसमें तो आप ये ऑब्जेक्ट नहीं, इसमें ऑब्जेक्ट रहेगा। और फिर जैसे आपका है हुम का अगर हु आता है तो हुम कर देते हैं, अगर हुम आएगा तो हु कर देंगे, लेकिन ये दोनों क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। इनका भी रूल जो है अलग तरीके से बनेगा। हाउ मेनी, हाउ मच के साथ पे नाउन लगा रहेगा। हाउ के साथ जैसे हाउ मेनी एप्पल्स, हाउ मेनी पेन्स, हाउ मेनी पेंसिल्स, तो हाउ मेनी पेंसिल्स, हाउ मेनी एप्पल्स, इसमें खुद ही अपने साथ ऑब्जेक्ट लेकर के आया हुआ है, इसमें आपको ऑब्जेक्ट तलाशने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हाउ मच वाटर अगर आ गया, इसका मतलब है कि वो भी अपने साथ ऑब्जेक्ट लिया है। विच भी इसी प्रकार से, विच भी अपने साथ ऑब्जेक्ट लिया है। जैसे कहा विच पेन, इसका मतलब पेन तो साथ में है ना। हुज पेन, अर्थात ये तो ये 4 क्वेश्चन वर्ड ऐसे हैं जिनका एक तरह से इनका पैसिव वॉइस चेंज किया जाता है। अब एग्जांपल के लिए सबसे पहले मैं एग्जांपल देखिए व्हाट का ही लेता हूं। चलिए पहला एग्जांपल, जैसे कहा कि व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू एट होम, तुम घर पर क्या करते हो। इस समय क्या कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, एकदम बैठे हुए घूम रहे हो। इसीलिए पहला सेंटेंस में व्हाट डू यू डू एट होम, इसका पैसिव वॉइस चेंज करेंगे। देखिए ऑब्जेक्ट है कहाँ, ये क्वेश्चन वर्ड है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, एट होम आपका ईटीसी है। क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ईटीसी। तो आपका सब्जेक्ट है कहाँ, ऑब्जेक्ट है कहाँ, इसमें ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं है। इसका मतलब जब पैसिव वॉइस चेंज करेंगे सीधा व्हाट से ही लिखेंगे। पहले व्हाट लिखेंगे और व्हाट सिंगुलर है प्लूरल लगा दीजिए इज, व्हाट इज। वह मेन वर्ब क्या है, डू, डू का थर्ड फॉर्म होता है डन, व्हाट इज डन। उस ईटीसी क्या है, एट होम। अब बचा इसमें क्या, केवल बचा है यू, लास्ट में लिख देंगे बाय यू। ये बन गया आपका पैसिव वॉइस। तो ये आपका एक्टिव वॉइस रहा और ये है पैसिव वॉइस। दूसरा एग्जांपल वॉइस लेते हैं, वाई डू द स्टूडेंट्स नॉट, वाई डू द स्टूडेंट्स नॉट लर्न देयर लेसन्स। यही आया है पैसिव वॉइस चेंज करने के लिए। देखिए इसमें क्या है, मैंने बताया कि इसका चार क्वेश्चन वर्ड सेम वैसे ही बनेगा। तो वाई है तो वाई सीधा जैसे वैसे ही लिख देंगे। अब इसके बाद देखिए इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट आपका है ये है देयर लेसन्स, तो इनके साथ किसका प्रयोग होगा, आर का प्रयोग कर देंगे। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट रख दीजिए देयर लेसन्स। अब इसके बाद नेगेटिव अगर दिया है तो नॉट भी लगा देंगे। अब मेन वर्ब आपका है लर्न, तो लर्न का थर्ड फॉर्म लर्नड। एटीसी इसमें लेसन के बाद कुछ दिया ही नहीं है तो डायरेक्ट लिखेंगे बाई, आपका सब्जेक्ट है द स्टूडेंट्स। तो ये परिवर्तन हो गया, ध्यान देंगे। जैसे मैंने पहला एग्जांपल अभी बोला था अफर्मेटिव सेंटेंस में, मैंने एक बात जो बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन का मैंने शुरुआत किया। ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों ने मैंने ये बताया कि रूप परिवर्तन हो जाए लेकिन अर्थ परिवर्तन न हो। तो थोड़ा इसके विषय में थोड़ा ही बताना चाहेंगे। जैसे फर्स्ट एग्जांपल मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस में दिया था, आई राइट अ लेटर डेली। तो अब देखिए मैं प्रतिदिन पत्र लिखता हूं, मैं प्रतिदिन पत्र लिखता हूं। जब इसका पैसिव वॉइस चेंज किए तो क्या हुआ, अ लेटर इज रिटन डेली बाय मी। अब देखिए इसका भी अर्थ निकाले कि आप कुछ परिवर्तन हो रहा है। एक पत्र प्रतिदिन मेरे द्वारा लिखा जाता है, कहां परिवर्तन हो रहा है, अर्थ परिवर्तन है, रूप परिवर्तन हो जा रहा है। रूप परिवर्तन का मतलब लेटर पहले आ गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया इज एम आर, तो इज उसमें लग गया, इसलिए कह रहे हैं कि रूप परिवर्तन हो जाएगा लेकिन अर्थ परिवर्तन नहीं होगा। जैसे इसी में किसी में भी अर्थ निकाल लीजिए। अब जैसे मैंने इसका अर्थ बता दिया कि व्हाट डू यू डू एट होम, घर पर तुम क्या करते हो। फिर व्हाट इज डन एट होम बाय यू, घर पर तुम्हारे द्वारा क्या किया जाता है, अर्थ परिवर्तन नहीं हुआ। फिर व्हाई डू द स्टूडेंट्स नॉट लर्न देयर लेसन्स, तो विद्यार्थी अपना पाठ क्यों नहीं याद करते हैं। इसमें क्या कर रहा है, व्हाई आर देयर लेसन्स नॉट लर्न्ड बाय द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के द्वारा अपना पाठ क्यों नहीं याद किया जाता है। देखिए इसी प्रकार से मान लीजिए जो टेंस था समाप्त हो गया। अब इसी पे आप लोग इसको पढ़ लेंगे एक बार, उसके बाद एक्सरसाइज फिर दे रहे हैं। देखिए तो आज तो यही पढ़ाई इसकी समाप्त हुई, लेकिन जैसा आज का मेरा लेक्चर कैसा लगा आप लोग जरूर उसको शेयर करिएगा
और कमेंट बॉक्स में इसको जरूर भेजिएगा जैसा भी मेरा लेक्चर रहा हो। और ये जो मैंने आज यहाँ पर पढ़ाया है, जिस स्टूडेंट तक ये आपका वीडियो ना पहुँच पाया हो, आपके क्लास के जो विद्यार्थी हो उनको जरूर इसके विषय में बताइएगा।